हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है यार एक और लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम लोगों ने पहले वीडियो में गैल्वेनिक सेल के बारे में देख लिया है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। ऑलराइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। और इसी पार्ट में आप लोगों के कुछ कुछ यार जो लॉज हैं, फैराडे के लॉज हैं, वो सारे के सारे आने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स भी हैं एज वेल एज थ्योरेटिकल भी है, दोनों है इस पार्ट में। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस किन किन शब्दों से बना है पहले ये समझिए। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ऑलराइट, एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है किसी कंपाउंड को तोड़ना, ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके उस कंपाउंड को तोड़ सकते हो तो उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, एक एक्सटर्नल रिएजेंट यूज कर रहे हो। देखो देखो पहले जैसे डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस इज केमिकल डीकॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। और सब्सटेंस कौन से फॉर्म में होना चाहिए, या तो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए या फिर एक्वस फॉर्म में होना चाहिए यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप केमिकल डीकॉम्पोजिशन कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस का, और वो सब्सटेंस कौन से फॉर्म में होना चाहिए, या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो। तो क्या आप एक एक्सटर्नल एजेंट यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है। आप एक एक्सटर्नल एजेंट यूज कर रहे हो तो ये क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहती है। मतलब यार अपने आप नहीं होगी। जैसे मैं NaCl ले आया तो NaCl अपने आप थोड़ी ना टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। मेरे सोडियम और क्लोरीन में मेरे को एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ रही है ताकि मैं NaCl को सोडियम और क्लोरीन गैस में तोड़ सकूं। तो एक्सटर्नल रिएजेंट काम कर रहा है, अपने आप तो नहीं हो रही है रिएक्शन। एक्सटर्नल रिएजेंट काम कर रहा है, तो एक्सटर्नल रिएजेंट काम कर रहा है तो रिएक्शन क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। अच्छा, आप लोगों को ध्यान है गैल्वेनिक सेल में जो एनोड थी उस पे क्या चार्ज आ रहा था, नेगेटिव। तो उस केस में एनोड क्या थी, नेगेटिव था, है ना। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें एनोड क्या रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, और कैथोड क्या रहता है, नेगेटिव टर्मिनल रहता है। ठीक है, ये पक्की बात है कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये पक्की बात है यार, ये पक्की बात है ना। लेकिन आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि यार एनोड हमेशा ही पॉजिटिव है या एनोड हमेशा ही नेगेटिव है, ये नहीं है। गैल्वेनिक सेल थे जो हमारे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर जो हमारे गैल्वेनिक सेल थे उसमें एनोड क्या थी, उसमें एनोड थी नेगेटिव, और कैथोड क्या थी, उसमें कैथोड क्या थी, पॉजिटिव। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कर रहे हैं तो यार उल्टा है ना। नेगेटिव है आपका कैथोड, और जो एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जो आपकी एनोड इलेक्ट्रोड होती है वो हम पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और कैथोड होती है वो नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये पक्की बात है कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये ऑलवेज है, ये हमेशा पक्की बात है। गैल्वेनिक सेल में भी यही होता था, एनोड पे हमेशा क्या होता था, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा क्या होता था, रिडक्शन। करेक्ट। अब यार हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं अलग अलग केसेस में, अलग अलग जब मैं इलेक्ट्रिसिटी लगाऊंगा तो कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग कंपाउंड्स बनने वाले हैं, तो हमको यार एक एक करके वो स्टडी करना है। मोस्टली सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मोस्टली जो सारी की सारी चीज़ें हैं। हालांकि यार मैं एंड में आप लोगों को किसी ट्रिक टाइप की बता दूंगा जिससे आप लोग काफ़ी हद तक सारी की सारी चीज़ें करेक्ट कर सकेंगे, है ना। बहुत सारे यार कैटायंस हो सकते हैं, बहुत सारे एनायंस हो सकते हैं। जो मैं आपको भी एक एक करके इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूं वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर उसके अलावा भी बाहर से कहीं आ जाता है तो हम लोग ट्रिक अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले यार स्टार्ट कर रहे हैं हम मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस हमको करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए आपने यार ये ले रखा है कंटेनर। ठीक है, ये ले रखा है कंटेनर, इसमें आप लोगों ने क्या डाला है, मोल्टन NaCl। पानी वानी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है। अब
आप क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो दो क्या रहेंगी, इलेक्ट्रोड्स रहेंगी। ये आपकी रही दो इलेक्ट्रोड, ये रही आपकी दो इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इसको कनेक्ट कर दिया मैंने किसी सेल या फिर बैटरी से, सही है। ये छोटा डंडा क्या होता है, नेगेटिव, ये बड़ा डंडा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल होता है, एनोड, ठीक है, और नेगेटिव कौन सा टर्मिनल रहता है, कैथोड। करेक्ट है, करेक्ट है। आप लोगों ने सेल भी लगा दिया और दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, एक नेगेटिव एंड हो गया, एक पॉजिटिव एंड हो गया। अब मोल्टन NaCl का क्या मतलब है, इस सॉल्यूशन में आपके प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में आपके प्रेजेंट है Na+ और Cl-, बस यही प्रेजेंट है। मोल्टन NaCl मतलब सिर्फ और सिर्फ NaCl है, और NaCl टूट चुका है किस किस में, Na+ में और Cl- में। अब हमें पता है अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपके कटायंस होंगे, कटायंस वो कहां पे मूव करना भागेंगे, कैथोड की तरफ भागेंगे, क्योंकि कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो कटायंस मूव टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ भागने लगेंगे। करेक्ट। सिमिलरली जो अनायंस रहेंगे, जो आपके नेगेटिवली चार्ज है ना, वो किसकी तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अनायंस मूव टूवर्ड्स एनोड। करेक्ट। तो देखो क्या रिएक्शन हो रही है कैथोड पे और एनोड पे, क्या रिएक्शन हो रही है ये हम लोगों को देखना है, कैथोड पे और एनोड पे। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये तो पक्की बात है, इतनी तो बात पक्की है। करेक्ट। अब देखो आपका रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, कैथोड पे जा कौन रहा है, कटायन। कटायन कौन है आपका, Na+ है। ये कहां जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। तो Na+ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कैसे डिपॉजिट हो जाता है, एज Na सॉलिड, एज Na सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है। आपका जो अनायन है Cl- है ना, वो कहां जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। वो कहां जाएगा, एनोड की तरफ। तो Cl- जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cl2 में। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Cl2 में मतलब क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कि यार प्रोडक्ट क्या है, अगर मोल्टन NaCl को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है आपके कैथोड पे, कैथोड पे आपका डिपॉजिट हो रहा है सोडियम, सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो डिपॉजिट हो रहा है, और एनोड पे Cl2 गैस इवॉल्व हो रही है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है एनोड पे। आगे बात समझ में। तो ये प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स है आपका। कैथोड पे क्या प्रोडक्ट है, कैथोड पे प्रोडक्ट है सोडियम, और एनोड पे क्या प्रोडक्ट है, एनोड पे प्रेजेंट प्रोडक्ट है आपका क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है। अब ऐसे ही करके यार हम लोगों को एक एक इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है ना। अभी ये बहुत ही बेसिक सी चीजें थी, अभी धीरे 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 थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें, सारी आसान है अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई लोड लेने की बात नहीं है ना। देखिए अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। वाटर होता है और हल्का सा एसिडिफाइड होता है, मतलब हल्का सा आप उसमें एसिड डालते हो, न्यूट्रल वाटर नहीं लेते हो, हल्का सा आप उसमें एसिड डालते हो ताकि रिएक्टिविटी बढ़ सके। जस्ट रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हम एसिड डाल देते हैं। करेक्ट। अब आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं वाटर का। ठीक है। अगेन क्या रहेगा, ऐसे ही कोई कंटेनर रहेगा। अब हमेशा ये कंटेनर नहीं बनाएंगे, हमें पता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग इस वाटर को तोड़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही क्या है, ये केमिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं किसी सब्सटेंस का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो वाटर को हम लोग तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं मतलब रिएक्शन होने वाली है एनोड की और कैथोड की। तो हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि यार जो प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कैथोड पे और एनोड पे, ये बताइए। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पानी है यार आपका H2O, इनकी अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। चलिए आपका एनोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। मेरे शेरों जरा ये देख के बताओ, हाइड्रोजन है +1 में, ऑक्सीजन है -2 में। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि यार ऑक्सीडेशन हो ही किसका सकता है, हाइड्रोजन तो +1 में पहुंच चुका, ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका, इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीजन का। -2 से ये किस में जाता है, O2, जीरो स्टेट में जाता है, और इसका
ऐसा कुछ, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है और आपका ये 2H+ यहां से रिलीज होता है। ये इक्वेशन होती है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो वाटर का, तो एनोड पे ये इक्वेशन होती है। और कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, करेक्ट। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो ये है H2, ये है H2। अब यार ऑक्सीजन -2 में और हाइड्रोजन +1 में, अब रिडक्शन हो ही किसका सकता है? सोचो किसका हो सकता है रिडक्शन? सिर्फ और सिर्फ यार हाइड्रोजन +1 में है और ऑक्सीजन -2 में है। ऑक्सीजन बोल रहा है यार -2 से और हम रिड्यूस नहीं हो सकते, -3 -4 नहीं जा सकते, पर हाइड्रोजन बोल रहा है कि यार हम +1 से 0 जा सकते हैं, हमारा रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोजन +1 से चले जाता है, H2 गैस इवॉल्व हो जाती है और पीछे बच जाता है 2OH-, पीछे बच जाता है 2OH-। अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं और कहां कहां पे हो रही हैं, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो वाटर का, तो जो एनोड है उस पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है और जो कैथोड है उस पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन का 1/2 मोल इवॉल्व हुआ है और हाइड्रोजन का 1 मोल इवॉल्व हुआ है। तो अगर रेशियो पूछें ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन डबल इवॉल्व हुआ है ना। ऑक्सीजन अगर आधा था तो हाइड्रोजन क्या था? 1, मतलब डबल है, तो रेशियो क्या आ रहा है? 1:2 का। तो हाइड्रोजन गैस डबल इवॉल्व होती है व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं किसका? पानी का, ठीक है। और एसिडिफाइड फॉर्म में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी हम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सके, ताकि हम लोग थोड़ी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सके। क्लियर है? चलो यहां तक चीजें क्लियर है। अब यार देखो, अब आ रही हैं थोड़ी थोड़ी यार कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें, मतलब यार देखते जाओ अभी, है ना। देखिए अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब क्या क्या है? एक्वस NaCl है। देखो यार, जब हमने पहला केस देखा था तो उसमें था मोल्टन NaCl, मतलब सिर्फ और सिर्फ NaCl प्रेजेंट था आपके कंटेनर में। लेकिन अब हम कौन सा केस देख रहे हैं? एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl है तो ध्यान से देखिए कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे। एक्वस NaCl है तो पहले तो NaCl टूटेगा, तो किस किस में टूटेगा? Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। अब आपका मीडियम क्या है? एक्वस फॉर्म है तो पानी भी तो होगा, तो पानी भी तो यार टूटा होगा। पानी टूटेगा तो किस में टूटेगा? H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। अब आप अगर ध्यान लगाए यहां पे, तो रिडक्शन किसका होएगा? इन कटायंस का होएगा, है ना। तो अब आपके पास 2 कटायन है लेकिन रिडक्शन तो एक ही का होगा। तो अब बेसिकली इन दोनों कटायंस में कंपटीशन लगेगा कि यार किसका रिडक्शन होगा। अब आपके अनायंस है, जैसे Cl- है और OH- है, तो अब इन दोनों में भी कंपटीशन होगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अब आपके पास कंपटीशन आ चुका है। पहले केसेस में कंपटीशन नहीं था, मोल्टन NaCl था तो सिर्फ और सिर्फ NaCl था, तो Na+ और Cl- का हो गया काम, ठीक है। पानी था तो सिर्फ और सिर्फ पानी था, हो गया काम। अब हमने चीजें मिक्स कर दी हैं कि भैया पानी भी है और NaCl भी है, तो अब क्या है? कंपटीशन है। इतना हमें पता है कि यार कैथोड होगा तो वहां पे तो रिडक्शन होगा, ये तो पक्की बात है ना। रिडक्शन किसका होगा वो अभी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, है ना। और एनोड होगा, वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट। चलो रिडक्शन की तरफ देखिए। रिडक्शन किस किस का हो सकता है? रिडक्शन हो सकता है यार आपका Na+, एक इलेक्ट्रॉन आके ये आपका Na सॉलिड की तरह डिपॉजिट हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ये जो 2 आयंस हैं H+ और OH-, ये कहां से आए हैं? पानी से आए हैं। एक्वस फॉर्म लिया है ना, तो ये कहां से आए हैं? पानी से आए हैं। तो मतलब अगर रिडक्शन आपका एक तो Na+ का हो सकता था, दूसरा रिडक्शन किसका हो सकता है? पानी का। एक्वस फॉर्म है ना, तो दूसरा रिडक्शन किसका हो सकता है? पानी का। अभी अभी हमने पढ़ा अगर रिडक्शन होता है पानी का तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो देखो क्या रिएक्शन रहती है आपकी, 2H2O के मॉलिक्यूल्स ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, प्लस आपका 2OH- आयन बनते हैं, करेक्ट।
एक है आपकी ये पहली रिएक्शन, ये है आपकी दूसरी रिएक्शन। इन दोनों में से यार सिर्फ एक ही रिएक्शन होएगी, इन दोनों में से सिर्फ एक ही रिएक्शन होएगी। कौन सी रिएक्शन होएगी ये कौन बताएगा? देखो यार, रिडक्शन हो रहा है तो क्या इसका कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा? ई नॉट, बिल्कुल होगा। क्या इसका भी कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा। अब यार रिडक्शन पोटेंशियल एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो अब एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया होगा कि यार Na+ का क्या रिडक्शन वैल्यू है, ये हमने देख लिया। वाटर की क्या रिडक्शन वैल्यू है, ये हमने देख लिया। और हमने अभी तक यार पहले लेक्चर में भी ये बात करी थी कि जिसकी जितनी बड़ी रिडक्शन वैल्यू होगी वो रिडक्शन ज्यादा करना चाहेगा, उसकी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी रिडक्शन जाने की, है ना। तो ये इस पर्टिकुलर केस में ये देखा गया कि यार वाटर का रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, वाटर के रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, तो ये प्रिफर्ड होता है, ये प्रिफर्ड होता है। तो अगर आप एक्वस NaCl लेते हो तो कैथोड पे सोडियम नहीं बनता, क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। क्यों? क्योंकि वाटर का रिडक्शन इज प्रिफर्ड ओवर सोडियम का रिडक्शन। किसका रिडक्शन प्रेफर हो रहा है? वाटर का रिडक्शन प्रेफर हो रहा है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ऐसे ही अब मैं एनोड की बात करूं, तो देखो यार एनोड पे क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। आपका जो Cl- है ये कन्वर्ट हो सकता है Cl2 गैस में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। एक तो यार ये हो सकती है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से कहां जा रहा है? 0 जा रहा है। दूसरा ये आपका OH- भी तो है, OH- कहां से आया? पानी से आया, तो पानी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो पानी का जब ऑक्सीडेशन होगा, देखो हमने बात करी थी, पानी का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? आपका O2 गैस बनेगी, O2 गैस बनेगी। तो ये जो पानी है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 2H+, करेक्ट, सही है। अब देखो यार अगेन आपकी दो रिएक्शन आ रही है, कंपटीशन है दोनों के दोनों अनायंस के बीच में। इसका भी यार कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl- का ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू वाटर। तो कौन कौन इवॉल्व होएगा? Cl2 गैस इवॉल्व होएगी, Cl2 गैस इवॉल्व होएगी। क्यों? क्योंकि इसका E0 बड़ा है और इसमें हाइड्रोजन का E0 बड़ा था। तो जिसकी यार जो वैल्यूज बड़ी होती है, पोटेंशियल की वैल्यूज अगर बड़ी होती हैं तो वो रिएक्शन प्रेफर करती है, ठीक है। तो जैसे कैथोड था तो Na+ और वाटर था, तो कौन प्रेफर हुआ? वाटर का रिडक्शन प्रेफर हुआ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। Cl- और वाटर, तो किसका ऑक्सीडेशन प्रेफर हुआ? Cl- का, क्योंकि उसकी बड़ी वैल्यू थी पोटेंशियल की। ऑलराइट, तो अगर कोई पूछे कि यार इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस NaCl का हो रहा है तो क्या क्या चीजें इवॉल्व हो रही हैं, क्या क्या चीजें बन रही हैं कैथोड और एनोड पे, ठीक है। तो आपके कैथोड पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या बन रही है? आपकी Cl2 गैस, ठीक है। और रिएक्शंस मैंने लिखी दी हैं, रिएक्शंस मैंने लिख दिए हैं, ये दोनों के दोनों करेक्ट है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं यार, इतनी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ये कौन सी वैल्यूज है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ऑलराइट, ठीक है ना। जो E0 वैल्यूज होती है ना वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। तो उसके लिए यार इतना ज्यादा हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, जो जो मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl पढ़ रहे हैं। इसमें यार जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, दिस इज केस 1, दिस इज व्हाट? केस 1। केस 1 क्या है? यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सी है? इनर्ट है प्लैटिनम। इनर्ट इलेक्ट्रोड का सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा रहता है? प्लैटिनम। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब यार वो इलेक्ट्रोड्स काम मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, है ना। यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट बोले तो प्लैटिनम, रिएक्शन में एज सच पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब केस 2 क्या रहेगा? केस 2 रहता है, केस 2 है इफ मरकरी इज यूज्ड एज कैथोड। अब आप ये क्या यूज कर रहे हो? कैथोड की जगह इनर्ट नहीं है, अब कौन है? मरकरी है। तो मरकरी यार रिएक्टिव रहता है, मरकरी क्या रहता है? रिएक्टिव रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में कैथोड और एनोड पे क्या बनता है, ये चीज हमको देखनी है। कैथोड और एनोड पे क्या बनता है? तो देखो कैथोड पे आपका सोडियम Na+ है
और वाटर का रिडक्शन है। अब यार जब हम लोग मरकरी की कैथोड ले लेते हैं, मरकरी की कैथोड ले लेते हैं, तो इस केस में कैथोड पे आपका सोडियम डिपॉजिट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इट फॉर्म्स अमलगम विद मरकरी। मरकरी के साथ ये क्या बना लेता है? सोडियम जो बन रहा है वो अमलगम बना लेता है। अब मरकरी क्या है? एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो जो सोडियम आपका डिपॉजिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अमलगम बना लेता है मरकरी के साथ। ठीक है, तो इस केस में आपके कैथोड पे प्रोडक्ट चेंज हो गया। पहले वाले केस में जब इनर्ट इलेक्ट्रोड थे तो क्या था? हाइड्रोजन था। लेकिन अब आपने मरकरी का कैथोड ले लिया तो कौन डिपॉजिट हो रहा है? सोडियम। एनोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनोड पे क्लोरीन गैस ही इवॉल्व होती है, एनोड पे क्लोरीन गैस ही इवॉल्व होती है। कैथोड पे सोडियम क्यों डिपॉजिट हो रहा है? क्योंकि वो एक अमलगम बना लेता है मरकरी के साथ, अमलगम बना लेता है मरकरी के साथ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है? फोर्थ देखो, फोर्थ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या लिए हैं आपने? इनर्ट ली हैं, है ना, मतलब प्लैटिनम ले सकते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं रिएक्शन में, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं रिएक्शन में। ठीक है, अब अगेन यहां पे भी दो केसेस है, यहां पे भी दो केसेस है। कौन कौन से केसेस हैं? पहला है जो H2SO4 ले रहे हो वो डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 लिया है अपने, डाइल्यूट H2SO4 लिया है। ऑलराइट, और इलेक्ट्रोलिसिस हम देख रहे हैं H2SO4 का, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं और पहले केस में डाइल्यूट H2SO4 लिया है। सही है, ठीक है। अब देखो इस केस में हम बात करें तो H2SO4 टूटेगा तो कैसे कैसे टूटेगा? H प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। H प्लस में टूटा और SO4 2 माइनस में टूटा। ये कहां से है? ये आपके आ गए H2SO4 में से। करेक्ट है, बिल्कुल। पानी भी तो प्रेजेंट होएगा, कोई भी एसिडिक नेचर अपना कब दिखाता है? किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और सॉल्वेंट हम लोग क्या लेके चलते हैं? पानी। तो पानी है तो मतलब H प्लस भी है और OH माइनस भी है, OH माइनस भी है। ये कहां से आ रहे हैं आपके? ये आ रहे हैं पानी में से, ये आ रहे हैं पानी में से। अब अगेन हमको रिएक्शन देखनी है कैथोड की एंड एनोड की। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैथोड पे कौन जाते हैं? कैटायन। अगर आप ध्यान से देखो तो कैटायन तो हमारे पास एक ही है यार, कैटायन तो हमारे पास एक ही है। कैटायन क्या है? सिर्फ और सिर्फ H प्लस है। तो यहाँ पे कैटायंस के बीच में तो कंपटीशन है ही नहीं, कैटायन तो इकलौता कौन है? H प्लस ही है। तो कैथोड में क्या होता है आपका? H प्लस, है ना, H प्लस आता है, 2 H प्लस आते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ऑलराइट, अब एनोड की बात करो। एनोड की अगर हम बात करें तो यार इसमें अब अनायंस जाएंगे, अनायंस जाएंगे तो अब दो अनायन है, SO4 2 माइनस भी है और हमारे वाटर से OH माइनस आयन भी है। हम कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं? डाइल्यूट फॉर्म पढ़ रहे हैं। डाइल्यूट फॉर्म मतलब जो सल्फेट होता है, SO4 2 माइनस होता है, ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। करेक्ट, ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, डाइल्यूट फॉर्म है ना यार। डाइल्यूट फॉर्म में H2SO4 की मात्रा, अमाउंट बहुत कम रहेगा। H2SO4 कम रहेगा तो ऑब्वियसली SO4 2 माइनस भी बहुत कम रहेगा, बहुत कम अमाउंट में है SO4 2 माइनस। करेक्ट, तो अगर बहुत कम अमाउंट में रहता है, अब देखिए एनोड पे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, पहले ये देखो कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। एक तो हो सकता है यार ये सल्फेट के दो ऐसे आयंस आए और ये कन्वर्ट हो जाए S2O8 2 माइनस में और ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज कर दे। ये हो सकती है एक तो रिएक्शन, ये हो सकती है एक रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है? दूसरा यार हमारा पानी भी तो है, दूसरा कौन है? हमारा पानी है, तो पानी का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो पानी का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? हाफ ऑक्सीजन गैस, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H प्लस। करेक्ट, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको यार वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद ही हो जाए। तो वाटर का ऑक्सीडेशन क्या है? ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। करेक्ट, अब देखो कौन सी प्रेफर होगी। अब हमको ये देखना है कि यार दो रिएक्शन हो रही है लेकिन रिएक्शन तो अल्टीमेटली एक ही होगी, तो कौन सी प्रेफर्ड होगी इन दोनों में से? तो इन दोनों में से ये प्रेफर्ड होती है। डाइल्यूट H2SO4 के केस में ये प्रेफर्ड होती है, दिस इज प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि यार जो सल्फेट होता है SO4 2 माइनस रहता है, ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कम रहता है।
हमने पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन में, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कम हो जाता है क्योंकि उसका अमाउंट कम है ना। तो आपका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बेसिकली पानी का ही इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो कैथोड और एनोड पे क्या क्या बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है आपका H2 गैस, कौन इवॉल्व हो रही है, H2 गैस इवॉल्व हो रही है। और एनोड पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस, कौन सी इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस। अगर इसे हम ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करें, है ना, जैसे मैं आपको पहले लेके चलता हूं, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का पढ़ रहे थे तो भी आपका एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई थी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। जब हम अब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 का, तो भी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आई है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस आई है। तो दिस रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स आर सेम एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना, सेम रिजल्ट हैं इसके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की जैसे। उसमें भी यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही इवॉल्व हो रही थी, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, केस 1 की बात करिए, जब फॉर्म क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म है। लेकिन जब आपका केस 2 रहेगा, केस 2 रहेगा, केस 2 बोले तो जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब H2SO4 की मात्रा, अमाउंट बहुत बढ़ गया है, H2SO4 का अमाउंट बढ़ गया है। अब H2SO4 है तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस में टूटा होगा, SO4 2 माइनस में टूटा होगा। ये कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके H2SO4 में से। एज वेल एज पानी भी रहेगा, पानी रहेगा तो H प्लस और OH माइनस भी रहेगा, करेक्ट। ये आपका कहां से है, पानी में से है। लेकिन इस बार जो आपका सल्फेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब इसकी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है, इसका लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है, इसका लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है। अब देखते हैं हम लोग अगेन कैथोड और एनोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन जाता है, कटायन, तो कटायन ध्यान से देखें तो अगेन एक ही कटायन है H प्लस, एक ही कटायन है H प्लस, तो कोई भी यहां पे कंपटीशन नहीं है। तो सिंपली क्या होता है, 2 H प्लस के आयन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनोड पे देखें तो अगेन 2 रिएक्शन पॉसिबल है, कौन कौन सी, या तो सल्फेट जाएगा या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर सल्फेट जाता है तो क्या रिएक्शन होती है, 2SO4 2 माइनस, ये S2O8 2 माइनस में कन्वर्ट होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। एक ये रिएक्शन हो सकती है, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, वाटर का ऑक्सीडेशन। वाटर का ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व होना, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज करता है, प्लस 2H प्लस बनाता है। ये 2 रिएक्शन हो सकती है। अब इस बार कौन सी प्रेफर्ड होती है, इस बार ये पहली वाली रिएक्शन प्रेफर्ड होती है। क्यों, क्योंकि इस बार सल्फेट का अमाउंट ज्यादा हो गया है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, और जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ही रिएक्शन होती है। तो इस बार कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, पहली रिएक्शन हो रही है। अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके, कैथोड पे बात करो और एनोड पे बात करो। तो कैथोड पे तो फिक्स है, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एनोड पे क्या बन जाता है, देखो S2O8 2 माइनस बन रहा है, और आपके यहां से देखो ये 2 H प्लस भी है ना, ये 2 H प्लस हैं, और आपके सॉल्यूशन में तो यार H प्लस रहेंगे ही, एसिड की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में तो H प्लस रहेंगे, ये भी है H प्लस, तो 2 H प्लस इसके साथ कंबाइन कर जाते हैं बैलेंस करने के लिए, तो ये बन जाता है H2S2O8। ठीक है, तो ये इवॉल्व हो जाता है एनोड पे, ये इवॉल्व हो जाती है कैथोड पे, करेक्ट। तो यार कॉन्सेंट्रेटेड हो गई चीजें तो अलग हो जाएंगी, डाइल्यूट हो गई तो सिंपली पानी की तरह था, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गई जब चीजें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट यार, अब इतना घबराने की बात नहीं होती है इसमें, है ना, बच्चे घबराते हैं। जितने आपको इलेक्ट्रोलिसिस मैं अभी करवा रहा हूँ वो बहुत स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिसिस है, वो चीज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है। लेकिन क्या सवाल वहीं से ही आएगा, क्या सवाल बाहर से नहीं आ सकता,
बहुत कम चांसेस है बाहर से आने के, लेकिन अगर आ भी जाता है तो उसकी भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, उसके भी मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला टाइप या रूल टाइप लिखवाऊंगा, उससे आप लोग बाहर वाले इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकोगे यार, क्यों नहीं कर सकोगे? चलिए, है ना। अब देखते हैं हम लोग और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। इसकी हमने बात कर ली, कितने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए हैं, है ना। 5 ही हैं टोटल आपके स्टैंडर्ड। जो फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। अगेन इसमें क्या है, 2 केसेस हैं। दिस इज योर केस 1। केस 1 है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोले तो प्लैटिनम ले लिया, है ना। प्लैटिनम फेमस एग्जांपल रहता है इनर्ट इलेक्ट्रोड का। ऑलराइट, चलो देखो, एक्वस CuSO4 है, तो कौन कौन से आपके पास कटायन है? पहले तो कॉपर +2 है, और अनायन में आपके पास SO4 2- है, ये तो कॉपर सल्फेट से आ रहा है, और आपके पास H+ है और OH- है, एक्वस फॉर्म है ना। तो ये कहां से आ रहे हैं? ये पानी से आ रहे होंगे, अब अगेन देखो कंपटीशन है, बिल्कुल कंपटीशन है। अब बात करो कैथोड की, और बात करिए एनोड की, ठीक है। कैथोड भी है, एनोड भी है। कैथोड पे रिडक्शन, है ना। बहुत बार यार एक ही चीज हम लिखते हैं ताकि यार आपको लेक्चर के दौरान ही, जब आप सुनते हो इस लेक्चर को, तो ही आपको यार चीजें, बहुत सारी चीजें याद हो जाए, मेजॉरिटी चीजें याद हो जाए, तभी एक एक चीज को 2-2, 3-3, 4-4 बार स्ट्रेस देके बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, कैथोड की तरफ कौन जाएंगे? कटायंस जाएंगे। कटायंस 2 पॉसिबिलिटी है, Cu+2 भी जा सकता है, और आपका वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है। तो अगर कॉपर +2 जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये किस में हो जाएगा? आपका कॉपर सॉलिड में चले जाएगा, ये कॉपर सॉलिड में चले जाएगा, करेक्ट। और आपका वाटर का भी तो रिडक्शन हो सकता है, तो वाटर का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? आपका हाइड्रोजन गैस बनती है, H2O का रिडक्शन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और H2 गैस बनती है, एंड 2OH- आता है, करेक्ट। अब देखो दोनों की क्या रहेंगी, ये भी पहली रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, इन दोनों में से एक ही रिएक्शन हो सकती है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल रहेंगे। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहता है? कॉपर +2 का ज्यादा रहता है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहता है? कॉपर +2 का। तो आपका ये वाली रिएक्शन प्रेफर हो रही है। तो बेसिकली कैथोड पे क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। कैथोड पे क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है, ठीक है। अब बात करें हम लोग एनोड की, तो एनोड पे भी कौन कौन सी 2 रिएक्शन पॉसिबल है। पहली तो कौन है? सल्फेट गया, तो 2 सल्फेट के आयंस गए, ये कन्वर्ट हो गए S2O8 2- और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और दूसरा कौन है? वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये तो हम रिएक्शन बहुत बार लिख चुके हैं, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+, करेक्ट। ये 2 रिएक्शंस है। अब अगेन देखो, एक्वस CuSO4 है, यहां पे यार ये कुछ भी नहीं बोला गया है कि यार CuSO4 की अमाउंट बहुत ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी में है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया है। तो अगेन किसका रिएक्शन प्रेफर होगी? इसकी रिएक्शन। हमने यार पहले वाले केस में देखा था सल्फेट की रिएक्शन कब प्रेफर हो रही थी? जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म था, सल्फेट का बहुत ज्यादा अमाउंट था, तो आपका सल्फेट वाली रिएक्शन प्रेफर हो रही थी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो अगेन ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, तो कौन सा प्रेफर होएगा? आपका पानी का ऑक्सीडेशन ही प्रेफर होएगा। अगर वो बोल देता कि यार सल्फेट की बहुत ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है ना, 50% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पे हम लोग ये भी वर्ड यूज करते हैं कि 50% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर ये भी ऐसा बोल देता तो हम लोग कंसिडर करते कि हाँ यार सल्फेट वाली रिएक्शन होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रखा, तो कौन सी रिएक्शन होगी? सेकंड वाली। तो अगेन देखो क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके कैथोड पे एज वेल एज एनोड पे, ठीक है। तो कैथोड पे देखो क्या हो रहा है? कॉपर डिपोजिट हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है? आपका कॉपर डिपोजिट हो रहा है। और एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? ऑक्सीजन गैस, सही है। ये क्या है? केस 1 बोले तो जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिएक्शन में, है ना, लेकिन
सेकंड केस है केस 2 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब कौन से ले रहे हो आप इलेक्ट्रोड्स? कॉपर के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो। अब कॉपर के इलेक्ट्रोड्स इनर्ट नहीं रहते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव रहते हैं, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे देखना, देखो कैसे है। ये आपने ले लिया है ना, CuSO4 तो हम ले ही रहे हैं, एक्वस CuSO4 की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। उसमें केस 2 है, कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हैं। देखिए ये आपकी पहली इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये आपकी दूसरी इलेक्ट्रोड। दोनों की दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किसकी हैं? कॉपर की हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स किसकी हैं? कॉपर की हैं। करेक्ट। ये आपने कनेक्ट कर लिया, ये आपने कनेक्ट कर लिया बैटरी से, ये कनेक्ट कर लिया बैटरी से। यहां पे क्या प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में? क्या प्रेजेंट है? एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग तो हमारे पास एक्वस CuSO4 है तो कॉपर +2 भी है, SO4 2- भी है, पानी है तो H+ भी है, OH- भी है। तो अब कौन सी रिएक्शंस होती हैं कैथोड पे एंड एनोड पे, है ना? ये अच्छा केस है ना? यहां ये चीज हम लोगों को ध्यान रखने वाली है, यहां से सवाल बनते हैं। कैथोड पे देखो क्या है, कैथोड पे कौन जाएगा? कटायन जाएगा, है ना? कटायन जाएगा मतलब या तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैसे डिपॉजिट हो जाएगा? कॉपर की तरह डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर की तरह डिपॉजिट हो जाएगा। या फिर किसका रिडक्शन होएगा? पानी का रिडक्शन होएगा। पानी का रिडक्शन बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आपका 2OH- हो जाता है। अभी हमने बात करी थी कि कौन सी रिएक्शन प्रेफर होती है, कौन सी रिएक्शन प्रेफर होती है? कॉपर +2 वाली रिएक्शन प्रेफर होती है। मतलब कॉपर क्या कर रहा है? डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, दिस इज प्रेफर्ड। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहता है तो ये प्रेफर्ड होती है, सही है। एनोड पे क्या क्या हो सकता है? देखिए एनोड पे आपकी इस बार अब 3 रिएक्शन पॉसिबल है। कैसे समझाता हूं। पहली रिएक्शन तो देखो SO4 2- है तो पहली रिएक्शन तो सल्फेट जा सकता है, पहली रिएक्शन तो सल्फेट जा सकता है और ये कन्वर्ट हो सकता है S2O8 2- में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। पहली रिएक्शन तो ये हो सकती है। दूसरी रिएक्शन एक्वस है ना यार, एक्वस है तो पानी भी तो है, तो पानी का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो पानी का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा आपका? H2O, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ O2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+। करेक्ट। इस बार तीसरी रिएक्शन भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस बार आप जो इलेक्ट्रोड्स ले रहे हो वो किसके ले रहे हो? कॉपर के ले रहे हो। कॉपर के आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं रिएक्टिव। तो इस बार कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो भी टूट के किस में कन्वर्ट हो सकता है? कॉपर +2 में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही। कॉपर 0 से किस में जा रहा है? +2 में। तो ये रिएक्शन भी अब पॉसिबल है। देखो यार पिछले वाले केस में ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं थी? आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे, ऐसे इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रिएक्शन में। प्लैटिनम पड़ा है, आराम से पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपने कौन से इलेक्ट्रोड ले लिए? कॉपर के इलेक्ट्रोड। अब कॉपर के इलेक्ट्रोड क्या रहते हैं? रिएक्टिव रहते हैं, ये शांत नहीं बैठने वाले, ये क्या है? रिएक्टिव है। तो देखो रिएक्टिव है तो पार्टिसिपेट ले लिया। थर्ड रिएक्शन देखिए, कॉपर किस में जा रहा है? कॉपर +2 में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अब मजे की बात ये है, तीनों के आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे, तीनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे। तो मजे की बात यह है कि ये थर्ड वाली रिएक्शन, कॉपर वाली रिएक्शन इसमें प्रेफर होती है, कॉपर वाली रिएक्शन इसमें प्रेफर होती है। ठीक है, तो देखो मैं और समझाता हूं आप लोगों को। पहले प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं हम लोग। कैथोड पे क्या बन रहा है? कॉपर डिपोजिट हो रहा है, कॉपर डिपोजिट हो रहा है। देखो कॉपर सॉलिड बन रहा है, कॉपर डिपोजिट हो रहा है। और एनोड में क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? अगेन ये कॉपर वाली रिएक्शन ही एनोड पे हो रही है। तो कॉपर इस सॉलिड फॉर्म से, जो इलेक्ट्रोड थी सॉलिड थी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ये जो कॉपर है, ये जो एनोड है आपकी, ये क्या कर रही है? ये टूटते जा रही है और किस में कन्वर्ट होते जा रही है? कॉपर +2 में। किस में कन्वर्ट होते जा रही है? कॉपर +2 में। और वो सॉल्यूशन में जाए जा रहा है, सॉल्यूशन में जाए जा रहा है।
कॉपर सॉलिड जो आपका एनोड था वो टूटते जा रही है और उससे जो एटम्स हैं वो आपके सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 की तरह जाए जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2 इज गेटिंग इनटू सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में एंटर किए जा रहा है, वो सॉल्यूशन में एंटर किए जा रहा है, करेक्ट। इस पूरे प्रोसेस को यार, इस पूरे प्रोसेस को कॉपर की रिफाइनिंग के लिए भी काम आता है। किसमें, कॉपर रिफाइनिंग में भी ये चीज काम आती है। क्यों, कैसे काम आती है, देखो कैसे काम आती है। क्या करते हैं यार, उसमें क्या करते हैं, इस एनोड को हम लोग इम्प्योर ले लेते हैं, मतलब जो एनोड हम लोग लेते हैं, जो डंडा हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोग यार इम्प्योरिटीज ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज का तो कुछ भी यार ऑक्सीडेशन होता नहीं। जो उस इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर एनोड में जो कॉपर होता है वो आपके सॉल्यूशन में जाया जाता है, वो आपके सॉल्यूशन में जाया जाता है ना। और सॉल्यूशन में जाके ये कॉपर प्लस 2 ये कहां जा रहा है, देखो कैथोड की रिएक्शन, कॉपर प्लस 2 है ना, कैटायन बन गया तो कहां भागेगा, कैथोड की तरफ। तो कैथोड की तरफ जाता है और यहां पे ये डिपॉजिट हो जाता है कॉपर सॉलिड की तरह। तो जो इम्प्योर एनोड थी वो आपके कैथोड की तरफ डिपॉजिट होती जाती है। इम्प्योर एनोड थी, वहां से कॉपर प्लस 2 सॉल्यूशन में जा रहा है। देखो ना, एनोड से क्या हो रही है रिएक्शन, कॉपर प्लस 2 में एक्वस फॉर्म में जा रहा है, करेक्ट। अब वो एक्वस फॉर्म में जैसे ही गया तो वो क्या करेगा, कैटायन है, कैथोड की तरफ भागेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपकी वक्त के साथ एनोड पतली होती जाती है, एनोड पतली होती जाती है और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता जाता है, तो कैथोड मोटी होती जाती है। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऐसे नीचे सेटल कर जाती हैं, इम्प्योरिटीज नीचे ऐसे सेटल हो जाती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। इसको और क्या बोला जाता है, एनोड मड। क्या बोला जाता है, एनोड मड। इसमें यार कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, इसमें आपका सेलेनियम रहता है, टेलुरियम रहता है, सिल्वर रहता है, गोल्ड रहता है, प्लैटिनम रहता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके एनोड मड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, एनोड मड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। आ रही है बात समझ में, है ना। एंटीमनी भी रहता है, बिल्कुल एंटीमनी भी रहता है। ये सारी चीजें रहती है एनोड मड में। तो आपकी जो एनोड रहती है इम्प्योर फॉर्म में रहती है, बेसिकली एनोड कौन से फॉर्म में रहती है, इम्प्योर फॉर्म में रहती है। और वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस करते करते धीरे धीरे हम उसे प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते जाते हैं। एनोड का जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आता जाता है कॉपर प्लस 2 में। जैसे ही वो कॉपर प्लस 2 में आता है, कैथोड की तरफ भागता है और डिपॉजिट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे मड की तरह कलेक्ट हो जाती हैं। मड के देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है ना, नाम है मड पर लेकिन देखो सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, प्लैटिनम भी है, काफी महंगी है ये, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस को ध्यान रखना है हम लोगों को, जिसमें यार कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है और कॉपर ही एनोड से वो सॉल्यूशन में जा रहा है। ये कब काम हो रहा है, जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं। और जब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले ली थी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बस यार ये पांच जो इलेक्ट्रोलिसिस हैं ये एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिसिस है। लेकिन इसका मतलब यार ये नहीं है कि यार सवाल इसके बाहर से नहीं आ सकता, सवाल इसके बाहर से आ सकता है, बस उसके चांसेस बहुत कम है। तो यार यहाँ पे मैं एक आप लोगों को नोट लिखवा दे रहा हूँ कि ताकि हम लोग प्रोडक्ट्स जो हमारे कैथोड और एनोड के हैं वो प्रोडक्ट्स हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें। और ये सारे के सारे जो नोट है ये किसके बेसिस पे आ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पे, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, करेक्ट। अब देखो जनरल बात कर रहे हैं, ये बहुत ही जनरल सा नोट है। जैसे हम बात करें कटायंस की, पहले हम बात करें कटायंस की। अगर आपके कटायंस ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2 के हैं या फिर ग्रुप 13 के हैं, मेटल्स, है ना, कटायन बोले तो मेटल्स की बात कर रहे हैं, है ना, मेटल्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 के हैं या फिर ग्रुप 2 के हैं या फिर ग्रुप 13 के, तो उनका रिडक्शन वो रिड्यूस नहीं होंगे। तो रिडक्शन किसका रहेगा, पानी का रहेगा। पानी का रिडक्शन रहेगा तो हमें पता है क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर कोई सा भी मेटल ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 13 का आ गया तो उसका रिडक्शन मत करना है यार। जैसे NaCl था तो Na को नहीं करा था ना, किसको करा था, पानी को करा था। पानी को करा था तो क्या बना था, आपका
H2 गैस बन गई थी, करेक्ट है। लेकिन उधर ही अगर कटायन डी ब्लॉक का आ गया, उधर ही अगर आपका कटायन डी ब्लॉक का आ गया, तो आप उसे रिड्यूस कर देना। जैसे कॉपर आया था, देखो जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ बात करें तो जैसे कॉपर आया था, तो देखो कॉपर ही प्रेफर करा, डी ब्लॉक का था, करेक्ट। तो अगर कोई डी ब्लॉक का कटायन आ जाता है तो आप उसे रिड्यूस कर देना, है ना। तो हाइड्रोजन फिर इवॉल्व नहीं होएगी, एक ही हो सकता है ना, या तो कटायन जाएगा या हाइड्रोजन बनेगा। तो अगर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 है तो कटायन को मत भेजना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देना, मतलब वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। ये क्या है, वाटर का रिडक्शन हो जाएगा, करेक्ट है ना। और अगर डी ब्लॉक का है कोई कटायन तो उसको रिड्यूस करा देना, तो वाटर का रिडक्शन नहीं होगा फिर। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कटायंस की। अच्छा, अनायंस के केस में ये तो बात हो गई यार आपके कटायंस की। अब बात करो जरा अनायंस की, तो अगर अनायंस में आपका F माइनस प्रेजेंट है, SO4 2 माइनस प्रेजेंट है, SO3 2 माइनस प्रेजेंट है, या फिर नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो इन सब का आप ऑक्सीडाइज इनको मत करना ऑक्सीडाइज, ठीक है। और अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, पानी ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये किससे बन रही है, वाटर के ऑक्सीडेशन से, करेक्ट। अब देखो यार, मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये कौन सा नोट है, जनरल नोट है यार। अब ये मत बोलना कि यार भैया जब हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी थी तो यार सल्फेट का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया था, तो बिल्कुल कर दिया था यार। तो ये जनरल बातें हो रही हैं जहाँ पे यार इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर रखा है, बेसिकली इनर्ट है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कर रखा है, कम कर रखा है। ऐसे इन केसेस में बात कर रहे हैं, जनरली यही केसेस रहते हैं आपके, ठीक है। अब वो बोले कि नहीं यार सल्फेट की हमने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो होगा यार उसका ऑक्सीडेशन, तो होगा। नहीं तो जनरल केसेस में F माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस और नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, पानी का ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें पता है क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। तो इन 3 जनरल पॉइंट से आप लोग किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट्स बता सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करो आपको दे रखा है MgNO3, मैग्नीशियम का नाइट्रेट है, आपसे पूछ रहा है कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। देखो सीधी देखो, जो आपका कटायन है वो क्या है, Mg+2 है। Mg+2 है तो कौन से ग्रुप का है, ग्रुप सेकंड का है ना, ग्रुप सेकंड का है तो वो रिड्यूस नहीं होगा, तो किसका रिडक्शन होगा, पानी का रिडक्शन होगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो कैथोड पे क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बन गई, ठीक है। अब नाइट्रेट है, कुछ भी नहीं दे रखा है यार उसने कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्या है, तो हम कम ही मानते हुए चलेंगे। तो नाइट्रेट है, अगेन उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, पानी का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। ये रहे प्रोडक्ट्स आपके, हो गई चीजें आसान, है ना। ऐसे ही अगर सपोज करो आपको दे रखा है निकल सल्फेट, है ना, अब बोल रहा है कैथोड का बता दो प्रोडक्ट और एनोड का बता दो। आप सोचते होगे कि भैया यार ये सारी चीजें पहले ही बता दिया करो यार, लेक्चर के पहले ही बता दिया करो ताकि हम लोगों को कोई लोड ही नहीं रहे, है। तो ऐसे नहीं होता है यार, है ना। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट। फिर ये ट्रिक व्रिक तो यार जो एक तरीके के बचे हुए केसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए होती है, करेक्ट। अब जैसे देखो आपका निकल है, निकल क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक का अगर कटायन रहता है तो हम उसे रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कर देंगे तो आपका निकल सॉलिड फॉर्म में चले जाएगा, कैथोड पे तो वो चले जाएगा। अब एनोड पे सल्फेट है ना, आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो SO4 2 माइनस है आपका, तो मैंने क्या बताया, SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो किसका होगा, पानी का होगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, करेक्ट। ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और ये दोनों भी गैसियस फॉर्म में बनेंगे। तो ऐसे आप लोग इन 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स की हेल्प से आप लोग किसी भी सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोलिसिस जनरल बात से आप निकाल सकते हो। बाकी यार जो मैंने आप लोगों को 5 समझाए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और क्वेश्चंस ही हैं ये बेसिकली जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाए हैं, कैथोड एनोड, ये मड हो गई, ये सारे के सारे क्या है, ये क्वेश्चंस हैं यार,
है ना, ये लिखवाया आप लोगों को, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन जब हमने सल्फेट की इंक्रीज करी तो सल्फेट वाली रिएक्शन हो गई, ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही आप इन्हें मानते हुए चलिए। ऑलराइट, ठीक है, तो घबराना नहीं होता है इलेक्ट्रोलिसिस से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ही घबराना नहीं होता है। बहुत आसान सा ही चैप्टर है यार, इतना कोई टफ चैप्टर नहीं होता है। सीक्वेंशियली बस पढ़ते जाइए, कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस लगाते जाओ, क्वेश्चंस आराम से इन वीडियोस देखोगे तो क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाएगा। ऑलराइट, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, दो लॉ हैं, हम लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं, और इस पे यार क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले यार थोड़ी आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए। 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, इससे यार काफी कुछ आप लोगों को आइडिया लगेगा। देखिए, सपोज करिए ये आपका एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है, जैसे Na+ आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये कैसे डिपॉजिट हो गया, Na सॉलिड की तरह डिपॉजिट हो गया। सही है, देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। Na+ के कितने मोल्स हैं यहाँ पे, 1 मोल है। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखोगे ना, यहाँ पे कितना है, 1। इलेक्ट्रॉन का भी कितना है कोएफिशिएंट, 1। Na का भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 मोल है और यहाँ पे भी कितना है, 1 मोल है। करेक्ट। अगर हम चार्ज की बात करें कि यार कितना चार्ज लग रहा है, तो हम लोगों को इतना पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज रहता है, हम लोग मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालना चाहूं तो बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज इतना है तो एक मोल में कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम। करेक्ट, एक मोल में इतना चार्ज होगा। जब यार इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये लगभग आता है 96500 कूलम, और इस 96500 कूलम को ही बोला जाता है 1 फैराडे। क्या बोला जाता है, 1 फैराडे। कुछ नहीं यार, एक कांस्टेंट है, 1 फैराडे का मतलब कितना हो गया, 96500 कूलम। ऑलराइट, तो देखो यार, आपका अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो आपके कितने मोल सोडियम के डिपॉजिट हो रहे हैं, 1 मोल सोडियम के डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 1 फैराडे चार्ज लग रहा है, 1 फैराडे चार्ज लग रहा है। तो सीधी सीधी बात क्या है, 1 फैराडे जब आपने चार्ज लगाया तो इसका मतलब 1 मोल सोडियम का डिपॉजिट हुआ, 1 मोल सोडियम का डिपॉजिट हुआ। मतलब जब 1 फैराडे आपने चार्ज लगाया तो कितने ग्राम सोडियम का डिपॉजिट हुआ, 1 मोल का मोलर मास क्या होता है सोडियम का, 23 ग्राम सोडियम का डिपॉजिट हुआ। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, आप देखो सेकंड एग्जांपल देखिए ना, अभी चीज आपको थोड़ी देर में क्लियर होएगी। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे कॉपर का लेते हैं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो गया। राइट, स्टोशियोमेट्री की बात करें तो इधर 1 मोल, इधर 2 मोल। अब इस बार कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, और आपके कितने मोल डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड के, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। करेक्ट, तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो आपका 1 मोल कॉपर सॉलिड का डिपॉजिट हो रहा है। सही बात है, स्टोशियोमेट्री हमें यही बता रही है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज हो गया मेरे शेरों, 1 मोल कितना था, 1 फैराडे था, 1 मोल कितना था, 1 फैराडे, तो 2 मोल कितना रहेगा, 2 फैराडे। तो 2 फैराडे जब चार्ज लग रहा है तो आपका 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो 2 फैराडे अगर चार्ज लग रहा है तो 1 मोल मतलब मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, मोलर मास कितना रहता है कॉपर का, 63.5 ग्राम कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है। कितने से, 2 फैराडे से। तो अगर 1 फैराडे से हम लोग बात करें तो कितना होगा, 63.5/2 ग्राम कॉपर का डिपॉजिट होगा। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखो, 63.5 डिवाइडेड बाय 2, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर है ये। कैसे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ध्यान करो मोल कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो कॉपर का मोलर मास कितना हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा।
अपॉन एन फैक्टर। कॉपर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, देखो +2 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज उस पर जनरली क्या रहेगा +2 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये आ गया ना इक्विवेलेंट वेट। मतलब अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज या फिर 1 फैराडे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज पास कर रहे हैं तो तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम +3 का, है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे और ये एल्यूमिनियम सॉलिड की तरह डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब इस बार देखो यहाँ पे क्या है, 3 मोल आपके इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 3 मोल आपके इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए, करेक्ट। तो आपको क्या है 3 फैराडे चार्ज लग रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम का डिपॉजिट करने के लिए। तो मतलब 3 फैराडे चार्ज लग रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम, मतलब व्हाट 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए। तो 1 फैराडे में कितना लग रहा है 27/3 ग्राम एल्यूमिनियम का डिपॉजिट हो रहा है। तो ये जो लिखा है ना 27/3, ये क्या है, ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ये इक्विवेलेंट वेट है। देखो ना यार, मोलर मास कितना रहेगा एल्यूमिनियम का 27 और एन फैक्टर कितना रहता है 3। तो इससे हम लोगों को इस पूरे तीनों एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 23 आया है, तो 23/1 कर सकते 1 लिख सकता हूं उसे। ये 23/1 क्या है, ये सोडियम का इक्विवेलेंट वेट ही तो है, ये सोडियम का इक्विवेलेंट वेट है। कैसे, मोलर मास कितना रहता है सोडियम का 23/एन फैक्टर। एन फैक्टर सोडियम का क्या, वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, करेक्ट। तो इन 3 एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम 1 फैराडे जितना चार्ज देंगे, 1 फैराडे हम चार्ज देंगे तो इक्विवेलेंट वेट जितना मास डिपॉजिट हो जाएगा। सही बात है। ये क्या, मैं यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑन पासिंग 1 फैराडे जब आप 1 फैराडे चार्ज पास करोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड। मतलब डिपॉजिट हो रहा है ना, या तो ऑक्सीडेशन के रूप में होगा या रिडक्शन के रूप में होगा, लेकिन कितना होगा उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब वही मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बराबर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर बराबर, करेक्ट। चलो क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। सपोज करो क्वेश्चन है ऑन पासिंग 1 फैराडे चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना, अटेम्प्ट करना है ऐसे, हाउ मच कैल्शियम इज डिपॉजिटेड। चलिए बताइए, 1 फैराडे अगर आप चार्ज पास कर रहे हो तो कितना कैल्शियम डिपॉजिट होगा, ये बताइए। कैसे करेंगे सोचो। कुछ नहीं, देखो यार 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, है ना। कैल्शियम की बात कर रहे हैं, क्या होगा, कैल्शियम किस में रहता है +2 में रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे और ये कैसे डिपॉजिट हो जाएगा, कैल्शियम सॉलिड की तरह डिपॉजिट हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए 1 मोल कैल्शियम का डिपॉजिट करने के लिए, 2 मोल का मतलब कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने चार्ज हो गया 2 फैराडे। तो 2 फैराडे चार्ज आपको चाहिए 1 मोल कैल्शियम का डिपॉजिट करने के लिए। तो 2 फैराडे आपको चार्ज चाहिए, 1 मोल बोले तो 40 ग्राम्स कैल्शियम का डिपॉजिट करने। तो आपको 1 फैराडे में कितना होगा 40/2 विच इज व्हाट 20 ग्राम कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाएगा, करेक्ट है। या तो यार ये अप्रोच लगा सकते हैं जो हम लोग अब तक सीखते हुए आ रहे हैं, या फिर ये इसके इस नोट का फायदा उठाओ कि अगर 1 फैराडे आप चार्ज पास कर रहे हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसका ऑक्सीडाइज होएगा, रिड्यूस होएगा, मतलब डिपॉजिट होएगा। देखो ना, रिडक्शन हो रहा है तो डिपॉजिट हो रहा है ना, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसका डिपॉजिट हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसका डिपॉजिट हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसका क्या करोगे, इसका मोलर मास लो 40/एन फैक्टर कितना 2, तो सीधा सीधा क्या आ गया 20 आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया 20 आ गया, करेक्ट है। तो चाहो तो यार ये वाली अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा बताया हमें कि यार 1 फैराडे चार्ज पास कर रहा है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसका डिपॉजिट हो जाएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, गिवन मास मोलर मास कैल्शियम का कितना 40/एन फैक्टर, कैल्शियम किस में एग्जिस्ट करता है +2 में, वैलेंसी कितनी रहती है उसकी 2, तो एन फैक्टर क्या रहेगा 2, तो सीधा आंसर क्या आ गया 20 आ गया,
करेक्ट है। तो दोनों अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हो, दोनों अप्रोच आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि यार चार्ज क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन के एक मोल पे कितना चार्ज होता है, फैराडे क्या होता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। अब देखिए आपके दो लॉज आ रहे हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे आएगा और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे आएगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के ही लॉज हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज हैं, ठीक है। चलो पहला लॉ देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और इवॉल्व्ड, है ना, गैस रहेगी तो इवॉल्व हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और इवॉल्व्ड डिपेंड्स ऑन द चार्ज पास्ड थ्रू इट, है ना। मोर द चार्ज इज पास्ड मोर द सब्सटेंस इज डिपोजिटेड और इवॉल्व्ड। सीधी सीधी बात है, जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स पे सब्सटेंस डिपोजिट हो रहा है या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, किस पे डिपेंड करेगा कि आप उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, कितना चार्ज आप उसमें पास करा रहे हो। देखो यार, इलेक्ट्रोलिसिस होता ही क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस को तोड़ते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको आप कितना ज्यादा तोड़ोगे, आप कितना ज्यादा उसे डिपॉजिट कराओगे इलेक्ट्रोड्स पे, ये किस पे डिपेंड करेगा, आप कितनी ज्यादा उस पे इलेक्ट्रिसिटी दोगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतनी ही ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होएगा या फिर इवॉल्व होएगा, करेक्ट। तो सीधी सीधी बात है कि जो वेट है, जो मास है किसी भी सब्सटेंस का जो डिपोजिट हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आप चार्ज उस पे पास कर रहे हो। Q इज व्हाट, Q इज चार्ज, Q क्या है, चार्ज, और W क्या है, W क्या है, मास डिपोजिटेड, कितना मास डिपोजिट हो रहा है, करेक्ट। अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आओ तो W इक्वल्स टू Z इंटू Q। Z क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं ना। देखो Z इंटू Q हो गया। अच्छा हमें पता है कि यार करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम रहता है, तो चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू टी भी लिख सकता हूं। तो उधर चार्ज की जगह मैं I इंटू टी रिप्लेस कर दूं तो W इक्वल्स टू ZIT, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। देखो इसमें टाइम है, टाइम किस में लेना है हम लोगों को, सेकेंड्स में लेना है। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग आपको। I क्या है, करंट है, ऑब्वियसली एम्पियर में लेंगे, ठीक है। और Z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कुछ नहीं यार, एक कांस्टेंट है, क्या ये एक कांस्टेंट है ना। तो देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर सिंपली मैं Z की बात करूं तो Z निकाला जाता है E अपॉन 96500, ये निकाला जाता है Z। E क्या है, E इज योर इक्विवेलेंट वेट, E इज इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट तो हमें पता है ना, जिनको नहीं पता है वो वापस नोट डाउन कर लीजिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। तो E क्या है, इक्विवेलेंट वेट विच इज व्हाट, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। Z हो गया E अपॉन 96500, वही जो हमने चार्ज की वैल्यू देखी थी 1 फैराडे की, ठीक है। और I इंटू टी, तो सीधा सीधा एक और W का क्या फॉर्मूला आ रहा है, Z की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला, करेक्ट, ऑलराइट। तो ये दो चीजें हैं, ये दो डब्बे हैं, थोड़े से हम लोगों को इन डब्बों को याद रखना है, और याद रहेगा तो फटाफट हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं यार आप लोग, हैं क्वेश्चन करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, करो, ये रहा पहला क्वेश्चन। मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू NaCl सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, है ना। आपको मास बताना है, मास या फिर वेट एक ही बात है, केमिस्ट्री में तो हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं मास और वेट में, हमारे लिए यार दोनों की दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। तो बताइए कैसे रहेगा, W इक्वल्स टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। अब देखो आप क्लोरीन है, क्लोरीन पूछ रहा है, तो जो इक्विवेलेंट वेट रहता है क्लोरीन का कितना रहता है, 35.5, क्लोरीन का कितना रहता है, 35.5 रहता है ना। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, मोलर जैसे इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का निकालना चाहो तो मोलर मास कितना रहता है क्लोरीन का, 35.5 अपॉन वैलेंसी कितनी रहती है 1, n फैक्टर कितना हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 35.5, तो सीधा W कितना आ रहा है 35.5 अपॉन
96500 इंटू कितने एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, 1 एम्पियर, इंटू टाइम 30 मिनट है, 30 मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 30 इंटू 60, है ना, सेकंड्स में आप लोगों को लिखना है टाइम, तो 30 इंटू 60 करोगे यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा वेट निकल के आ जाएगा कि यार कितना क्लोरीन गैस इवॉल्व होएगी जब NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो। क्लियर है, आसान है, बिल्कुल आसान है यार, है ना, बिल्कुल आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करिए, बिल्कुल करिएगा यार, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यार, हम काफी क्वेश्चंस देखेंगे। चलो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग 2 फैराडे एट STP। डाइल्यूट H2SO4 कुछ कुछ याद आ रहा है, डाइल्यूट H2SO4 इसकी जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो क्या रिजल्ट्स आते थे, द रिजल्ट्स वर सेम एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सेम थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की तरह ही रिजल्ट आते थे आप लोगों के। तो क्या होंगी रिएक्शंस, एनोड पे एज वेल एज कैथोड पे क्या होंगी रिएक्शंस, क्या होगी, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली किसका करना है, पानी का करना है, तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होने वाली है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है। एनोड पे देखो क्या रिएक्शन रहेगी, H2O कन्वर्ट होगा हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस में, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स करते हैं वाटर के, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस प्लस 2OH माइनस, ये रिएक्शंस थी। वाटर का हाइड्रोलिसिस तो यार याद ही रखिए आप लोग, बहुत हेल्प मिलेगी, वाटर का हाइड्रोलिसिस तो याद ही रखिए। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाफ मोल इवॉल्व हो रहा है ऑक्सीजन का और 1 मोल इवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पे देखो कितना चार्ज लग रहा है, यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यही तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, यही तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, तो बेसिकली इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम मोल्स में उसे कन्वर्ट कर दें तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो कितना चार्ज आएगा, 2 फैराडे तो चार्ज आएगा, तो मतलब इस पूरी रिएक्शन के लिए आपका 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इलेक्ट्रॉन का, 2 है, तो आपके 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली चार्ज कितना लग रहा है, 2 फैराडे लग रहा है। तो अगर 2 फैराडे चार्ज लग रहा है तो आपका हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व हो रहा है एंड 1 मोल हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हो रहा है। तो अगर हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का इवॉल्व हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी आ रही है, 22.4/2। STP पे बात कर रहे हैं ना, 1 मोल की कितनी होती है 22.4, तो हाफ मोल की कितनी होगी 22.4 डिवाइडेड बाय 2, और जो हाइड्रोजन की आएगी वॉल्यूम वो कितनी आएगी, 1 मोल है हाइड्रोजन का, तो पूरा 1 मोल है, तो कितना 22.4 लीटर। तो कर लो देखो, इसका तो 11.2 लीटर है और इसका 22.4 लीटर है, तो चाहो तो दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा आपका 33.6 लीटर टोटल गैसेस, इतनी गैसेस टोटल इवॉल्व हो रही हैं। सही है यहाँ तक, है ना, सीधी सीधी बात यार, हम लोगों ने देख लिया कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं मतलब कितना चार्ज लग रहा है, 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, हमसे पूछा भी 2 फैराडे पे ही गया था, तो हमने देख लिया है 2 फैराडे पे तो हाफ मोल ऑक्सीजन का जा रहा है इवॉल्व हो रहा है और 1 मोल हाइड्रोजन का इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो हाफ मोल ऑक्सीजन की वॉल्यूम देख ली 11.2 लीटर आ गया, 1 मोल हाइड्रोजन की वॉल्यूम देख ली 22.4 आ गया। STP हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम्स आ गई, हमारे पास टोटल वॉल्यूम्स आ गई, करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन काफी आसान ही बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लोग यार सेकंड लॉ देख लेते हैं, फैराडे का सेकंड लॉ देख लेते हैं, उसके बाद वापस जो 2-4 क्वेश्चन है फिर और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो सेकेंड लॉ क्या है, व्हेन अ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब सपोज करो यार ये आपके 2 कंटेनर्स हैं, सपोज करो ये आपके 2 कंटेनर्स हैं, इसमें आप लोगों ने दोनों में ही कुछ सॉल्यूशन भर रखा है और यहां पे आपने ये इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं,
यहां पे आपने ये इलेक्ट्रोड्स ले रखी हैं, ठीक है। यहां से आपने इन दोनों सॉल्यूशंस में करंट पास करा, इन दोनों सॉल्यूशंस में आपने करंट पास करा, ठीक है, और सेम करंट दे रहे हो, दोनों को आप सेम करंट दे रहे हो। ऐसे चाहो तो यार कितने भी लगा लो आप, सीरीज में कितने भी लगा लीजिए ना। सपोज करो ये हमने कॉपर ले लिया है, ये हमने सिल्वर ले लिया है, ऐसे चाहो तो यार 10 लगा लो, 1000 लगा लो, लेकिन शर्त क्या है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होनी चाहिए। मतलब करंट क्या रहना चाहिए, सब में सेम रहना चाहिए, करंट क्या रहना चाहिए, सब में सेम रहना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो वो बोल रहा है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, मतलब जो वेट ऑफ कॉपर डिपोजिट होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ऐसे ही वेट ऑफ एजी रहेगा जो दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, ठीक है। चाहो तो यार अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ऐसे यार कितने भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो सीधा सीधा में क्या आ रहा है रेशियो, देखो वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ एजी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, है ना। तो ये बेसिकली लॉ काम किस लिए आता है, जैसे देखो यार हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट तो पता है, कॉपर के भी पता है, सिल्वर का भी पता है, कुछ नहीं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सपोज करो आपको यार ये दे दिया कि यार कॉपर इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट के साथ सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, तो हम लोग इस रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए काम आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। आपको एक का मास दे रखा होगा कि यार ये वाला सब्सटेंस तो इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो दूसरा वाला सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होएगा। शर्त क्या है, दोनों सब्सटेंसेस में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, है ना। जब सेम इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आप ये रेशियो, ये सेकंड लॉ बिल्कुल लगा सकते हो। चीजें क्या होंगी, सीरीज में होनी चाहिए। चीजें कहाँ होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। आराम से वीडियो पॉज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से वीडियो पॉज करिए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। क्या बोल रहा है, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 AgNO3 एंड CuSO4, है ना। मतलब 2 एम्पियर सबसे पास करा रहे हैं, सबसे पास करा रहे हैं, मतलब ये जो तीनों के तीनों सॉल्यूशन है ZnSO4 AgNO3 और CuSO4 सबके सब क्या है, सीरीज में है, ठीक है। 1.08 ग्राम ऑफ Ag इज डिपोजिटेड, वो बोल रहा है यार Ag इतना डिपोजिट हो गया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक आपने करंट चला के रखा होगा। सेकंड बोल रहा है कि यार कॉपर और जिंक कितना डिपोजिट होएगा। देखो सेकंड लॉ की थोड़ी थोड़ी फील आ रही है हम लोगों को, है ना। करो करो आराम से क्वेश्चन करिए, किधर जाएगा ये क्वेश्चन आपके हिसाब से, सोचो सोचिए। देखो यार ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट लॉ का, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लॉ का। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये है आपका सेकंड लॉ का, ये है आपका सेकंड लॉ का, ठीक है। देखो मैं पहले आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए आपको आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर दे रखी है, सही है। वेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.08 ग्राम ऑफ Ag, करेक्ट। तो वेट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी, करेक्ट। तो वेट देखो कितना है 1.08, इक्विवेलेंट वेट निकालना है Ag का, ये कैसे निकालोगे, मोलर मास Ag का कितना होता है 108, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब 108 रहता है एटॉमिक मास या फिर मोलर मास Ag का अपॉन n फैक्टर। Ag किस में एग्जिस्ट करता है, +1 में एग्जिस्ट करता है, वैलेंसी कितनी रहती है उसकी 1, तो इधर 1 आ गया। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 108 अपॉन 1, तो 108 अपॉन 1 और ये आ गया 96500 इंटू आई क्या है, देखो 2 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं 2, और टाइम आपसे पूछा है t, तो यहां से आप सीधा सीधा t निकाल सकते हो। टाइम आ जाएगा यार, निकाल लोगे, टाइम तो निकाल लोगे, अब कुछ नहीं है। देखो यार सॉल्व करो, ये 100 आया, इससे ये काट दिया, 108 से 108 काट दिया, टाइम आ रहा है 965 अपॉन 2, यूनिट क्या आएगा, सेकेंड्स, यूनिट क्या आएंगी, सेकेंड्स आपकी यूनिट आ जाएगी, करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यार बात देखो सेकंड क्वेश्चन की,
सेकंड क्वेश्चन में यार देखो वो बोल रहा है कि यार कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होएगा अगर हम सेम करंट पास कर रहे हैं तीनों सॉल्यूशन से। हमें पता है 1.08 ग्राम एजी का डिपॉजिट हो गया है, तो पूछ रहा है कि यार कॉपर और जिंक कितना होगा। तो सेकंड लॉ का फील आना चाहिए आप लोगों को, तो हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं कि यार वेट ऑफ एजी अपॉन, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये कर सकते हैं। वेट ऑफ एजी ये हमको दे रखा है 1.08, वेट ऑफ कॉपर हमसे पूछा है इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी, न्यूमरेटर में एजी है तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर अपॉन कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास कितना रहता है 63.5 और वैलेंसी 2। और वैसे भी देखो यार, देखो यहाँ पे जैसे AgNO3 है तो यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ये, Ag प्लस में और NO3 माइनस में, तो Ag प्लस है ना, +1 चार्ज है इसमें, तो इसका एन फैक्टर कितना लिया हमने 1 लिया। अब जैसे CuSO4 है, यहाँ लेफ्ट साइड देखिए CuSO4 है, तो Cu कैसे एग्जिस्ट कर रहा है +2 में और SO4 2 माइनस, तो किस में है +2 में है ना, तो एन फैक्टर हम क्या ले रहे हैं, कॉपर का एन फैक्टर हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, करेक्ट है। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो वेट किसका, कॉपर का। अब ऐसे ही सिमिलरली वीडियो पॉज करो और जिंक का निकाल के देखिए, जिंक का निकाल के देखिए कैसा आएगा। सेम चीज आप जिंक के लिए भी अप्लाई कर दो कि यार वेट ऑफ एजी अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो वेट ऑफ एजी कितना दे रखा है 1.08 अपॉन वेट ऑफ जिंक निकालना है हमको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 अपॉन 1, जिंक का 65 अपॉन 65 उसका मोलर मास हो गया अपॉन 2। ये अगेन ये 2 कैसे आया, देखो जैसे क्या है ZnSO4 है तो ZnSO4 है तो Zn+2 है और SO4 2 माइनस है, तो Zn में अगेन क्या है +2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, तो ये रहा 2। तो यहाँ से अगेन किसका वेट आप निकाल सकते हो जिंक का। सेकेंड लॉ की यार आपको तब याद आनी चाहिए जब एक एलिमेंट का मास दे रखा है कि यार ये इतना डिपॉजिट हुआ, जैसे इस केस में सिल्वर का दे दिया था कि 1.08 ग्राम डिपॉजिट हुआ, और बाकियों के आपसे पूछ रहा है कि यार इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो ये चीज आपको नोन है ना, ये इक्विवेलेंट वेट तो यार हम लोग निकाल ही सकते हैं, मोलर मास तो हमें पता ही रहता है, नहीं तो क्वेश्चन में दे रखा होगा अपॉन एन फैक्टर, तो हमने बहुत डिटेल में सीखा है, मोल कॉन्सेप्ट में भी सीखा है, रेडॉक्स रिएक्शन में भी सीखा है। तो ये दोनों राइट साइड वाली चीजें तो हमें पता ही है, ये बस एक इंफॉर्मेशन दे देगा और दूसरे के बारे में पूछ लेगा तो बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड लॉ की आपको इस टाइम पे याद आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को यार एक बार वापस से आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ही आप लोग खुद से जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना। जब वीडियो ओवर हो जाए तो जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ, जो भी क्वेश्चन अपन वीडियो में होते हैं, तो उसको आप लोग एक बार खुद हाथ से लिख के देखा करो कि हाँ यार ये देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है, सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस देखो, नोट्स देखो कि यार कहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं, कहाँ पे हम लोग अटक रहे हैं, करेक्ट। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये वाला भी बहुत आसान को सही क्वेश्चन है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। A current of 9.65 ampere is passed through an aqueous solution of NaCl using the suitable electrodes for 1000 seconds. The amount of NaOH formed during electrolysis is, ठीक है। वेट पूछ रहा है, वेट, तो वेट का क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट लॉ क्या फॉर्मूला था, E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। अब यार इक्विवेलेंट वेट निकालने में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यार ये तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी हैं चीजें। तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का क्या आएगा, मोलर मास आप NaOH का निकालोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, अपॉन एन फैक्टर NaOH का कितना रहेगा 1, बेस है यार, तो बेस का एन फैक्टर कितना होता है, कितने वो OH माइनस आयंस दे सकते हैं, तो NaOH कितने OH माइनस आयंस दे सकता है, एक, एन फैक्टर कितना हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40, तो ये क्या आ गया 40 अपॉन 96500, आई की वैल्यू 9.65 और आपको टाइम दे रखा है 1000, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको काटा पीटी करी, ठीक है, इसको यहां से काटा और 965 और ये 10 से कैंसिल हुआ और 10 और ये
1 0, तो कितना आ रहा है सीधा सीधा 4 ग्राम, 4 ग्राम है ना। तो यार ये चीज़ कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पूरा अच्छे से कर लिया है। स्टार्टिंग का पार्ट थ्योरेटिकल था, तो उसमें भी यार मैंने एक एक चीज़ यार कवर कर दी है, और कुछ अगर उससे बाहर आता है तो एक आप लोगों को एक नोट टाइप लिखवा दिया है, उससे आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर यार कुछ 2 लॉस थे इलेक्ट्रोलिसिस के, वो भी डिटेल में करे हम लोगों ने, एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। ऑलराइट, तो वैसे ही यार जोर और शोर से पढ़ते रहो और लगे रहो बस, है ना। वी ऑल नो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बस इस मेहनत को कंटिन्यू रखिए, है ना। ढीला नहीं पड़ना है बीच में, बिल्कुल भी कंटिन्यू रखो। आप लोग जरूर अपने जो भी आपका एम है उस तक जरूर पहुंचोगे। ऑलराइट, सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।